स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है ई स्टार के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आज हम साइंस का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने आपको बताया कि संजीव और निर्जीव क्या होते हैं, और ये जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा संजीव के ऊपर ही है। तो आज हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने वो रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि संजीव क्या होते हैं और निर्जीव क्या होती हैं। संजीव के और निर्जीव की परिभाषा हमने एक दी थी पहले। उससे पहले हमने पढ़े थे भी 4 मुख्य लक्षण पढ़े थे। तो लिखते हैं भी संजीव क्या थे और निर्जीव क्या थे। इसके अंदर मैंने आपको 4 बताए थे, 4 मुख्य लक्षण बताए थे जो संजीव और निर्जीव को परिभाषित करते थे। वृद्धि, जनन, उपापचय और उद्दीपन या चेतना। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो उस लेक्चर को ज़रूर देखें, क्योंकि उस लेक्चर के अंदर मैंने ये बताया है। अगर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता है तो ये लेसन आपको नहीं समझ में आएगा। समझ में तो आ जाएगा लेकिन उतना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि संजीव और निर्जीव क्या होते हैं तो आप उसके अंदर कैसे पढ़ोगे भी। संजीवों के अंदर पोषण कैसे होता है, वृद्धि कैसे, उत्सर्जन कैसे होता है, श्वसन कैसे होता है, ठीक है, वहन कैसे होता है, आपको ये नहीं पता चलेगा। तो आज ये पढ़ा था। और जो उद्दीपन था, उद्दीपन के ऊपर और उद्दीपन की सहायता से हमने किसको परिभाषित किया था, संजीव और निर्जीव को परिभाषित किया था। तो हमने यह भी बताया था कि जो उद्दीपन है वो संजीव और निर्जीव को परिभाषित करने वाला लक्षण है। इसके बाद में मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि अगर कोई व्यक्ति कोमा में है तो वो संजीव है या निर्जीव, तो उसका उत्तर था बेटा संजीव। वो क्या होगा, संजीव। क्यों? क्योंकि वो संजीव होगा, उसके अंदर सिर्फ मानसिक क्रियाएं नहीं हो रही, बाकी पूरा शरीर अन्य सभी क्रियाएं हो रही है, जो किसके अंदर होनी चाहिए, बायो प्रोसेस के अंदर होनी चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे जैव प्रक्रम या बायो प्रोसेस क्या है। और अपना जो 6th लेसन है एनसीईआरटी का वो आज से कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है, जल्दी बताइए क्या होता है जैव प्रक्रम। देखो, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम आपके एनसीईआरटी के अंदर इसकी जो डेफिनेशन दी है, जो परिभाषा दी है वो क्या है, वह सभी प्रक्रम या वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम कहलाते हैं। इसके अंदर अपने को पढ़ना है भी पोषण क्या होता है। तो उसके अंदर बताया पोषण, 2 नंबर पर बताया है उत्सर्जन, श्वसन, 3 नंबर पर बताया है उत्सर्जन, 3 नंबर पर बताया है वहन, और 4 नंबर पर बताया अपने को उत्सर्जन। तो आज का जो लेक्चर है वो पोषण पर बेस रहेगा। तो अब स्टार्ट करते हैं पोषण। अपने ईयरफोन लगा लीजिए और कॉपी यानी नोटबुक और पेन ले लीजिए और साथ के साथ नोट कीजिए, और नोट्स साथ वीडियो के साथ साथ ही बनाइए ताकि आपको समझ में आए। और वीडियो के बाद एक एनसीईआरटी रीडिंग जरूर लें ताकि आपको सारा का सारा समझ में आ जाए और आपके माइंड के अंदर सेट हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पोषण। तो स्टार्ट करते हैं पोषण। पोषण क्या होता है, पोषण क्या होता है, तो देखिए पोषण क्या होता है। पोषण पोषण क्या होता है, देखिए वह
प्रक्रम जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा यानी एनर्जी, उसे क्या कहते हैं? उसे पोषण कहते हैं। ठीक है, आया समझ में कि वह प्रक्रम जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। ठीक है, अब देखिए एक डेफिनेशन यानी एक परिभाषा और है जो है पोषक। पोषक होता है तो वह पदार्थ जिससे या वह पदार्थ जिनसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। वह पदार्थ जिनसे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है वो क्या कहलाते हैं? पोषक। और वह प्रक्रम जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है उसे क्या कहते हैं? पोषण। ठीक है, वह प्रक्रम जिससे हमारे शरीर को क्या मिलता है? वह प्रक्रम जिससे हमारे शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, उसे क्या बोलेंगे? पोषण। और वह पदार्थ जिससे हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है उसे क्या बोलेंगे? पोषक। ठीक है, यानी न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे भी संजीव पोषण कैसे करते हैं या संजीव अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, यानी संजीव पोषण कैसे लेते हैं। ये एनसीईआरटी के अंदर बताया कि संजीव, नेक्स्ट टॉपिक है कि संजीव पोषण कैसे ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो संजीव पोषण कैसे ग्रहण करते हैं आपको पता होगा। तो संजीव है जो पोषण सेम तरीके से ग्रहण करते हैं, यानी जो उनकी आवश्यकता होती है वो सेम होती है, लेकिन जो पोषण लेने की विधियां होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कुछ पेड़ पौधे या कुछ जीवाणु और पेड़ पौधे सरल कार्बनिक पदार्थों के रूप में पोषक या पोषण करते हैं, यानी सरल कार्बनिक पदार्थों के रूप में या सरल पदार्थों के रूप में। ठीक है, और जो मनुष्य है, देखो मनुष्य और फफूंद जानते हो, कवक। ठीक है, ये क्या जटिल फफूंद नहीं आएगा। जैसे मनुष्य है या कोई जंतु, देखो जंतु जैसे शेर, हिरण, ये सभी क्या है? ये जटिल रूप से भोजन को ग्रहण करते हैं या जटिल रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं। अब जटिल रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं तो जटिल भोजन को सरल भोजन में भी तोड़ना पड़ेगा उसके पाचन के लिए। तो इसके अंदर अपने एक डेफिनेशन लिखी है, यानी एक परिभाषा लिखी है, यहाँ पे लिख लेते हैं एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? वह जैव अणु जो जटिल कार्बनिक पदार्थों या भोज्य पदार्थ को सरल अणुओं में तोड़ता है। सरल अणुओं में तोड़ता है, क्या कहलाता है? एंजाइम कहलाता है। यानी वह जैव अणु क्या होता है? वह अणु जो क्या
संजीव शरीर में पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? जैव अणु कहलाते हैं। तो वह पदार्थ या वह जैव अणु जो जटिल कार्बनिक पदार्थों या भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ता है या सरल अणुओं में तोड़ता है, क्या कहलाता है? एंजाइम कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद में अपने पढ़ेंगे पोषण दो प्रकार का होता है, सभी को पता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। तो पहले पढ़ेंगे जी स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है? स्वपोषी पोषण। तो पहले पढ़ेंगे जी स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है? जिसके अंदर क्या होता है? स्वपोषी पोषण वह पोषण जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों से भोजन ग्रहण किया जाता है। या फिर सरल कार्बनिक पदार्थों से भोजन बनाया जाता है। यह लिखें तो बहुत अच्छा रहेगा, भोजन बनाया जाता है। ठीक है, यानी वह पोषण जिसमें सरल कार्बनिक पदार्थों से क्या बनाया जाता है? भोजन बनाया जाता है। कौन सा पोषण कहलाता है? स्वपोषी पोषण कहलाता है। स्वपोषी पोषण में आपने एक नाम पढ़ा होगा, प्रकाश संश्लेषण। 9th और 6th क्लास से स्टार्ट हो जाता है ये प्रकाश संश्लेषण। स्वपोषी पोषण में जो भोजन है वो प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ये लिखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, लिखेंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड व जल की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व जल की सहायता से अपना जल की सहायता से क्लोरोफिल की उपस्थिति में, या फिर ऐसे लिखते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड व जल की सहायता से, या फिर लिख लेते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड व जल की सहायता से क्लोरोफिल की उपस्थिति में थोड़ा 2 मिनट रुकिए, ये लिखेंगे तो उचित रहेगा कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड व जल से क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल यानी पर्णहरित, क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, इसका एक समीकरण है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लीजिए। 6CO2 यानी 6 CO2 प्लस 12 H2O यानी 12 अणु जल के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं
और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं और जल भी मुक्त करते हैं। तो जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वह ऑक्सीजन कहाँ से आती है बेटा? यहाँ से आती है। आ गया समझ में? कहाँ से आती है? जब पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो जो ऑक्सीजन मुक्त होती है उस ऑक्सीजन को हम श्वसन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, यह क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यह क्या है? जल। यह क्या है? कार्बोहाइड्रेट। इस कार्बोहाइड्रेट का नाम है बेटा ग्लूकोज। इसका नाम है ग्लूकोज। इसका नाम सबको पता है, ये है ऑक्सीजन। इसका पहले लिख ही दिया, ये है जल। ठीक है, दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं, नहीं दोहरा लेते हैं एक बार। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड व जल से क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, अब ये प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग में होता है? तो ये आपको पता होना चाहिए। भी प्रकाश संश्लेषण है जो पौधे की पत्ती में होता है। कहाँ होता है? पत्ती में होता है। पत्ती में नहीं होता, पत्ती में होता है। ठीक है, तो अब बना लेते हैं एक स्ट्रक्चर जो आपकी, यानी एक संरचना बनाते हैं जो आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर दी है। ये नोट डाउन कर रहे होंगे आप साथ साथ में। एक संरचना है आपकी किताब में, एक पत्ती बनाई हुई है ऐसे, यानी पत्ती को काट कर दिखाया गया है। ये मिड वेन, यहाँ पे कैसे भी होती है आपको पता है पत्ती के अंदर। ठीक है, देखिए ये क्या होता है? मध्य शिरा। इसका नाम होता है मध्य शिरा। इसका होता है शिरा। इसका होता है पर्णफलक। ठीक है, और ये होता है पर्णफलक। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया आपकी किताब के अंदर इससे जाइलम और फ्लोएम। और जो जाइलम और फ्लोएम ऐसे सम्मिलित रूप से संवहन पुल कहते हैं, यानी वैस्कुलर बंडल कहते हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम को मिश्रित रूप से क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? संवहन पुल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे रंध्र दिखाया गया है, रंध्र। जाइलम और फ्लोएम के बाद में अपने वहन जब पढ़ेंगे, वहन उसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में एक स्ट्रक्चर आपके ऐसे बनाई गई है किताब के अंदर, जस्ट इसी के नीचे। ये पत्ती का अनुप्रस्थ काट दिखाया गया है। यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, चेक कर लेते हैं, 2 मिनट रुक जाइए।
कुछ इस हिसाब से एक संरचना बनाई गई है आपकी बुक के अंदर। यहाँ पे द्वार कोशिकाएं दिखाई गई हैं, जो रंध्र पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद में उसके अंदर बताएंगे आपको। ठीक है, इस यहाँ पे इसी को ऐसे एक द्वार कोशिका दिखाई गई है यहाँ पे। पहले चेक कर लेते हैं यहाँ तक दिखता है कि नहीं दिखता। दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे और स्ट्रक्चर्स भी हैं कुछ, ऐसे बनाई गई आपकी नोटबुक के टेक्स्ट बुक यानी एनसीईआरटी की बुक है जो उसके अंदर कम्प्लीटली एनसीईआरटी करवा रही हैं तो बेटा थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेक्चर भी लॉन्ग होंगे, क्योंकि अगर शॉर्ट लेक्चर के अंदर आपका पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर वैसे कोई टॉपिक अगर आप करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, ठीक है। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको अपडेट मिलती रहें, और जो अंग्रेजी के नोट्स हैं, जो इंग्लिश के नोट्स हैं, वो भी आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। ये पत्ती का अनुप्रस्थ काट का चित्र दिखाया गया है। पत्ती का अनुप्रस्थ काट, नीचे जगह नहीं है, यहाँ लिख देते हैं पत्ती का अनुप्रस्थ काट। यहाँ जो है वो यहाँ क्या दिखाया गया है, यहाँ पे यहीं लिख देता हूँ मैं, कलर चेंज कर लेते हैं मार्कर का। यहाँ पे दिखाया गया है द्वार कोशिका। अपने मेन यही पढ़ना है, वैसे आपके बुक के अंदर और भी लेबलिंग की गई है। आप मेन हमें ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि हम बता रहे हैं कि जो पत्ती के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से आ रही है, ठीक है। तो पत्ती के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ से आ रही है, पत्ती के अंदर रंध्र पाए जाते हैं। यहाँ पे इसे रंध्र लिख देते हैं पहले, रंध्र, ये जरूरी है। रंध्र के अंदर एक कोशिका होती है द्वार कोशिका, जिसकी सहायता से क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में ग्रहण करती है। अगर ये द्वार कोशिका खुली है तो कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे भी। तो ये देख लीजिए, ये जो डायग्राम है इसे देख लेना अपनी एनसीईआरटी की बुक से, ठीक है। एनसीईआरटी की किताब से देख लेना, ठीक है। उसके बाद में अब हम पढ़ते हैं, अभी प्रकाश संश्लेषण पढ़ा था अपने, तो उस प्रकाश संश्लेषण की घटना में क्या क्या होता है। तो प्रकाश संश्लेषण की घटना में क्या क्या होता है, तो यहां लिख लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की घटना में होने वाली प्रकाश संश्लेषण, यह लिखते प्रकाश संश्लेषण में होने वाली मुख्य घटना में होने वाली मुख्य घटनाएं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण में होने वाली मुख्य घटनाएं, तो पहली घटना है वो क्या है, पहली घटना क्या है, अपने ने पढ़ा था अभी क्लोरोफिल, पढ़ा था ना, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की सहायता से क्या होता है, प्रकाश उड़ जाती है, यानी जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है उसका क्या होता है, अवशोषण होता है, ठीक है।
दूसरा क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा है, उसको क्या रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, या अपने लिख लेते हैं ऊर्जा में रूपांतरण। और साथ साथ क्या होता है, जल व कार्बन डाइऑक्साइड के अणु थे, कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं को तोड़ा जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्या था, तीसरा स्टेप जो है वो क्या है, वो ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड थी, जल के अणुओं को तोड़ा जाता है, सॉरी, जल के अणुओं को कार्बन डाइऑक्साइड, अरे यार सॉरी, जल के अणुओं को हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। और जिससे अगले वाला स्टेप है वो क्या है, इससे अगले वाला स्टेप है वो क्या है कि CO2 का अपचयन कराया जाता है। CO2 का अपचयन कराया जाता है, और CO2 का अपचयन कराया जाता है और उसे किस में तोड़ा जाता है, मार्कर चेंज करें एक बार। CO2 का अपचयन कराया जाता है और इसे कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है, कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है। ठीक है, उसके बाद में लिखा है भी प्रकाश संश्लेषण की घटना में 3 मुख्य स्टेप होती हैं। पहला स्टेप क्या है कि क्लोरोफिल की सहायता से प्रकाश ऊर्जा को क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है। दूसरा स्टेप ये है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या किया जाता है, रूपांतरित किया जाता है, और जल के अणुओं को किसमें, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में तोड़ा जाता है। तीसरा स्टेप क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका अपचयन कराया जाता है और इसे कार्बोहाइड्रेट में बदला जाता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करवाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। और कौन सा कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ग्लूकोज। ठीक है, आई समझ में इतनी बात। अब आपकी बुक में क्या दिया है, अब आपकी बुक में यह बताया है कि जो कोशिका है, यानी जो पादप कोशिका है, ये अपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा था। कोशिका में हरे रंग के या गहरे रंग के, हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं जिन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जिन्हें क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, ये अब आपका हो चुका है पूरा स्वपोषी पोषण। अब जो नेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसके अंदर अपने को यह बताना है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है पत्ती के अंदर वो कहाँ से आ रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है पत्ती के अंदर वो कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लिया होगा ना आपने। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ।
तो अब हम आपको बता देते हैं रंध्र क्या होते हैं। पत्ती के अंदर एक संरचना पाई जाती है, पत्ती आपको पता है कैसी होती है, ठीक है। अब हम आपको रंध्र बता रहे हैं थोड़ा क्या होता है। रंध्र कुछ इस हिसाब से होता है, ये हम पत्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं जी, और बन भी गई, बहुत बढ़िया बात है। थोड़ा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, थोड़ा बना रहे हैं, एडजस्ट कीजिएगा। ये जो रंध्र बनाया वो बंद रंध्र है, ठीक है। और ये रंध्र की क्या है, द्वार कोशिका है। अगर आप 11th क्लास के अंदर साइंस में बायोलॉजी ब्रांच के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर आपको प्रकाश संश्लेषण के ऊपर कंप्लीट चैप्टर मिलता है 11वीं क्लास के अंदर, ठीक है। उसके अंदर स्टोमेटा वगैरह यानी रंध्र वगैरह सब कुछ बताया गया है। तो आई होप आप ज़रूर बायोलॉजी ब्रांच के अंदर जाइएगा और बड़े बड़े डॉक्टर बनिएगा। ठीक है, स्टार्ट भी करें हम थोड़े दिनों में। 12th क्लास की केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, पहले देखते हैं, ठीक है। ये देखिए ये रंध्र है। अगर ये द्वार कोशिका है, अब ये पहले देखते हैं कि द्वार कोशिका खुलती कब है और बंद कब होती है। ये देखिए मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ आपको। ये पत्ती मान लीजिए, मेरे हाथ को इमेजिन कीजिए कि ये पत्ती है, मान लीजिए एक पत्ती है। ये पत्ती का ऊपर वाला हिस्सा यानी ऊपर वाला हिस्सा है, और ये पत्ती के नीचे वाला हिस्सा है। पत्ती के ऊपर वाला हिस्सा और पत्ती के नीचे वाला हिस्सा है। जो रंध्र होते हैं वो पत्ती के नीचे वाले हिस्से में होते हैं, यहाँ पे होते हैं, ठीक है। ये देखिए ये पत्ती ऐसे होगी, मतलब ये कोई प्लांट मान लीजिए, इसके ऊपर पत्ती ऐसी होगी, ऐसी होगी पत्ती, तो ये पत्ती का ऊपर वाला है। तो रंध्र कहाँ पे होंगे, यहाँ होंगे। रंध्र कहाँ होंगे, यहाँ होंगे। अब रंध्र यहाँ क्यों होंगे, कि अगर रंध्र खुलते हैं तो वाष्पोत्सर्जन होता है, यानी वाष्पोत्सर्जन होता है। क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन। अब वाष्पोत्सर्जन क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले थोड़ा देखिए। ये पत्तियां हैं, तो अगर सूर्य का प्रकाश होगा तो रंध्र क्या हो जाएंगे, खुले हो जाएंगे। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र क्या होते हैं, खुल जाते हैं, ठीक है। यानी रंध्र क्या होंगे, खुल जाएंगे। तो CO2 तो अंदर जाएगी, उसके साथ क्या होगी, जल की हानि भी होगी, यानी जल भी निकलेगा। सूर्य का प्रकाश जाएगा, सूर्य का प्रकाश आएगा, यानी सूर्य का प्रकाश आएगा तो रंध्र क्या होंगे, खुलेंगे। रंध्र खुलेंगे तो जल बाहर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी तो जो जल बाहर निकलता है रंध्र खुलने पर, उसे क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। ये थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया है आपको, कोई बात नहीं, आपका नॉलेज बढ़ गया है इससे, ठीक है। अपने को मेन यही पढ़ना था भी, जो पत्ती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे प्रवेश करती है, तो द्वार कोशिका की सहायता से प्रवेश करती है। और जब द्वार कोशिका खुली होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है, और जब द्वार कोशिकाएं बंद हो जाती है तो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती में प्रवेश नहीं कर पाती, ठीक है। तो अब आपको ये कॉमनली पता चल गया होगा कि जो सुबह यानी जो रात्रि के समय जो द्वार कोशिकाएं बंद रहती हैं, क्योंकि रात्रि के समय सूर्य के प्रकाश का अभाव होता है, और सूर्य के प्रकाश के अभाव के कारण द्वार कोशिकाएं बंद हो जाती हैं, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड पत्ती के अंदर प्रवेश नहीं करवाती, और इसी कारण रात्रि के समय में प्रकाश संश्लेषण की घटना नहीं होती, ठीक है। अगर आप 11th क्लास के अंदर जब हम बायोलॉजी शुरू करेंगे तो उसके अंदर जो कराएंगे प्रकाश संश्लेषण वो बड़ी डिटेल से करवाएंगे। उसके अंदर बताएंगे भी कितने अणु जल के अंदर जाते हैं तो एक अणु कार्बन डाइऑक्साइड का, कितने अणु जल के बाहर आते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक अणु प्रवेश करता है, सब सिखाएंगे, ठीक है। एक बार स्टार्ट किया है, आप हमारा सहयोग कीजिए, हम आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट देने का वादा करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब उसके बाद में हम देखिए उसके बाद में हम करते हैं स्टार्ट
विषम पोषी पोषण। दूसरा था विषम पोषी पोषण। ये बहुत आसान है और उतना डिटेल में भी नहीं है। विषम पोषी पोषण के अंदर क्या होगा, जो जीव है यानी जो विषम पोषी पोषण करते हैं जो जीव, वो क्या होंगे, दूसरे जीवों पर निर्भर होंगे। जैसे कि मनुष्य देख लो, मनुष्य अपने पोषण के लिए किन पर निर्भर है, पेड़ पौधों पर निर्भर है, ठीक है, यानी वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। यानी तो इसके अंदर विषम पोषी पोषण में क्या लिखेंगे कि वह पोषण जिसमें जीव अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। सजीव लिखेंगे इसके, जिसमें जीव या सजीव लिख लीजिए, पर निर्भर रहता है, उससे क्या बोलते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। उसे विषम पोषी पोषण कहते हैं, विषम पोषी पोषण कहते हैं। अब विषम पोषी पोषण भी दो प्रकार से होता है। एक तो जो परपोषी जीव है यानी जिससे हम पोषण प्राप्त करें उसे मारकर, तो एक तो होगा परपोषी को मारकर। अब परपोषी को मारकर जैसे कि हम खाते हैं, पेड़ पौधों को काट कर खाते हैं, ठीक है, आई होप आप सब शाकाहारी होंगे, ठीक है। परपोषी को मारकर खाते हैं, नहीं मांसाहारी भी जो होते हैं, मतलब वैसे तो मनुष्य सर्वाहारी है, जो किसे खाता है, पेड़ पौधों को भी खाता है और मांस को भी खाता है, यानी जो पौधों से प्राप्त होता है, प्राप्त होने वाली चीज़ों को खाता है, वो क्या होता है, शाकाहारी। सिर्फ पौधों से प्राप्त होने वाली चीज़ों को खाता है, वो क्या होता है, शाकाहारी। और जो जंतुओं और पौधों, जंतुओं से प्राप्त होने वाली चीज़ों को खाता है, यानी जो जंतुओं से प्राप्त होती है वो होता है मांसाहारी। और जो जंतुओं और पौधों दोनों से प्राप्त होने वाली चीज़ों को खाता है, यानी जो पौधों और जंतुओं दोनों से प्राप्त होने वाली जो भोज्य पदार्थ है उनको खाता है, वो क्या कहलाता है, सर्वाहारी। तो मनुष्य सर्वाहारी होता है, ठीक है, सॉरी शाकाहारी बताने के लिए। परपोषी को मारकर जैसे मनुष्य और शेर, ठीक है, और भी होंगे। अब दूसरा वो है जो परपोषी को नहीं मारता। ये तो आप सबको पता होगा इन सब के एग्जाम्पल। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका, आपको पता होगा, सबसे बड़ा एग्जाम्पल बहुत बड़ा होता है। वो कितना बड़ा होता है, इतना सा होता है, कितना सा, इतना सा। क्या नाम है उसका, जू। और एक नाम और है, कॉमनली मिलते हैं जो जू, किलनी। ग्रामीण क्षेत्र में किलनी आमतौर पर सबके घर पे मिलते हैं, क्योंकि सबके घर पर क्या होते हैं, पशु होते हैं, और जहाँ पशु होते हैं वहाँ किलनी होते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल सुना होगा आपने, अमरबेल। एक और एग्जाम्पल है जो भी आपने सुना होगा, जोंक, ठीक है। अमरबेल ये किसके ऊपर होता है, ये पौधों के ऊपर होती है परपोषी, ठीक है। और जो जोंक, किलनी और जो जू है ये जंतुओं के ऊपर होते हैं, ठीक है। जोंक के बारे में तो आपने सुना होगा, जोंक ये सभी के सभी क्या चूसते हैं, ये सभी ये तीनों रक्त को चूसते हैं, यानी रक्त को लेते हैं और रक्त से क्या प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है विषम पोषी पोषण के अंदर, एक बात और बता देते हैं आपको। विषम पोषी पोषण के अंदर क्या होता है, स्वपोषी पोषण के अंदर तो सरल कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त किया जाता था और उनसे पोषण होता था, यानी स्वपोषी पोषण में सरल कार्बनिक पदार्थों पोषक के रूप में काम आते थे। लेकिन जो विषम पोषी पोषण है उसके अंदर क्या होता है, जो जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं उनसे क्या किया जाता है, उन्हें पोषक के रूप में प्राप्त किया जाता है और उनसे पोषण प्राप्त किया जाता है। पोषण क्या होता है ये हमने आपको बता दिया था, दोबारा से बताते हैं। अगर कोई बीच में से लेक्चर देख रहा है तो बहुत से होते हैं जो बीच में से लेक्चर देखते हैं। अगर आप लेक्चर शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो आपके माइंड में सेट होता है। अगर आप लेक्चर को बीच में से देखते हैं तो उस लेक्चर के देखने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपका
टाइम खराब करने वाली बात है। तो अब बता देते हैं फिर भी पोषण क्या होता है। वह प्रक्रम या वह जय प्रक्रम जिससे क्या हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा मिलती है। नहीं, वह प्रक्रम जिससे हमें ऊर्जा मिलती है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं पोषण बोलते हैं। ठीक है, और पोषण एक प्रकार का क्या है, जय प्रक्रम है। जय प्रक्रम 3 हमने आपको बताए थे। जय प्रक्रम में क्या क्या पढ़ेंगे वो आप लेक्चर के शुरू से देखिए। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या बताना था मेरे को कि ये क्या है, जटिल कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। किससे पोषण प्राप्त करते हैं जी, जटिल कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं भी जो सूक्ष्म जीव है, एकोशिक जीव है। 9th क्लास के अंदर आपने इसके बारे में पढ़ा है, जो कोशिका का चैप्टर है उसके अंदर पढ़ा है कि अमीबा किस विधि द्वारा भोजन ग्रहण करता है। तो उसका नाम बताइए कमेंट में करके, जल्दी जल्दी, हम इंतजार कर रहे हैं आपका कमेंट का, जल्दी कीजिएगा, बता दीजिएगा जल्दी से, इंतजार कर रहे हैं हम आपके कमेंट का। बता दिया होगा ना अभी तक तो, फिर ठीक है। तो देखिए कुछ जो सूक्ष्म जीव है उनके अंदर तो भोजन को ग्रहण करने के लिए एक स्पेसिफिक यानी एक मुख्य या फिर स्पेसिफिक को क्या बोलते हैं, हाँ एक विशेष अंग पाया जाता है। ठीक है, यानी एक विशेष अंग पाया जाती है, विशेष, जैसे कि हमारे अंदर क्या है, मुख है। वैसे ही कुछ तो जीवों के अंदर तो एक स्पेसिफिक अंग होता है, लेकिन कुछ जीव क्या होते हैं, अपने जो कोशिका झिल्ली होते हैं, जो करवाएंगे चैप्टर कोशिका कुछ दिनों में, यानी 9th क्लास का जब स्टार्ट करेंगे बैच, तो उसके अंदर कोशिका करवाएंगे, तब वहाँ से देख लेना। कोशिका के अंदर जो कोशिका झिल्ली है उसके अंदर अंतः ग्रहण करके क्या कर लेते हैं, भोज्य पदार्थों को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली को ऐसे फोल्ड किया ऐसे, और भोज्य पदार्थों को अपने अंदर ग्रहण किया, जो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा अभी बोर्ड के ऊपर। तो कुछ जीवों के अंदर तो क्या होता है, एक स्पेसिफिक या एक विशेष अंग पाया जाता है भोजन को ग्रहण करने के लिए, और जिनके अंदर नहीं होता वो भोजन कैसे ग्रहण करते हैं, वो विसरण की सहायता से भोजन ग्रहण करते हैं। विसरण की सहायता से, या फिर अपने जो प्लाज्मा झिल्ली है या कोशिका झिल्ली है, जिसे उसको अंतर्वलित करके, यानी जो उसको अंतर्वलित करके किससे क्या करते हैं, उसको अंतर्वलित करके भोजन को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले पढ़ेंगे अमीबा के अंदर। आपने 8th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर, मतलब आपने 6th क्लास से पढ़ा है 2 एग्जाम्पल, एक कोशिक जीव के, एक तो पढ़ा है अमीबा और एक पढ़ा है पैरामीशियम। एक पढ़ा है अमीबा और एक पढ़ा है पैरामीशियम। पैरामीशियम के अंदर तो क्या होता है, एक स्पेसिफिक ऑर्गन होता है, यानी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है, यानी एक विशेष संरचना होती है भोजन को ग्रहण करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हम बता देते हैं पैरामीशियम पहले, ये भी आपको पता है पैरामीशियम चप्पल क्या करती होता है, वो बनी नहीं चप्पल क्या कर, ऐसे कुछ होता है, द्वार से बनाते हैं, थोड़ा सही नहीं बना। अब बन गया गुरु जी, चप्पल तब भी बनी, चप्पल बन जाएगा वो। ठीक है, यहाँ पे जो होती है ना, इसे बोलते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे इसके सीलिया होते हैं। पैरामीशियम के भी पूंछ होती है, होती नहीं है, लगती पूंछ जैसी है। यहाँ के जो सीलिया होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं, इसे इसलिए इसे पूंछ जैसी लगती है। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, संभाल के रखिएगा। यहाँ पे इसके अंदर 2 केंद्रक होते हैं, ये सभी एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहे हैं आपको। ठीक है, ये आपके काम का नहीं है, वैसे काम का तो है। यहाँ से एक गुहा पाई जाती है इसे, ठीक है, जहाँ से ये भोजन ग्रहण करता है, ठीक है, यानी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है पैरामीशियम के अंदर। अब बात करते हैं जी अमीबा की। अमीबा भोजन कैसे ग्रहण करता है? अमीबा जो है अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है वो देखिए। अमीबा बना देते हैं। अमीबा का सबसे बड़ा सुख ये है कि क्या है जी, सबसे बड़ा सुख अमीबा का कि कैसे स्ट्रक्चर बनाओ सही होगी। ये अमीबा है, ठीक है, ये भी अमीबा है। 2-4 अमीबा बनाएंगे तभी दिखाएंगे पोषण कैसे होता है।
ये इसके अंदर अंतर्वलन हो रहा है जी। उसके बाद में देखिए फूड कहाँ पे बनाया सर, फूड तो बनाओ, ग्रहण क्या करेगा बेचारा। ये लो जी फूड भी बना दिया, अब तो ग्रहण कर लेगा। अब ठीक है सर। ओ सर ये क्या बना दिया, अरे अमीबा ऐसे करता है साहिब, अमीबा है कुछ भी कर सकता है। देखिए पापड़ को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं भोजन ग्रहण करने के लिए। क्या करें, मरता क्या ना करता, कुछ तो करते। ये नहीं बना सर, सही से सही बनाओ। बना लेते हैं जी, इसको थोड़ा ऐसे बनाते हैं, ज़्यादा स्टेप नहीं करते। बना दिया, क्या बात है सर। सर वापस पहले जैसे था बना दो, बना देते हैं अभी। ये क्या बना रहे हो सर, गलत बन रहे हैं। लेक्चर लगता है लंबा ज़्यादा हो गया ना, तभी गलत बनने लग गया थोड़ा। ठीक है, ये जी इसने भोजन ग्रहण कर लिया है। ठीक है, अमीबा क्या होता है, अमीबा ये है, ये देखिए अपनी प्लाज्मा झिल्ली के बीच में अंतर्वलन कर ला रहा है। यानी प्लाज्मा झिल्ली, अंतर्वलन का मतलब है उसको सिकुड़ता है या फिर उसके अंदर अपनी प्लाज्मा झिल्ली के अंदर परिवर्तन लाता है। परिवर्तन ला ऐसे परिवर्तन लाता है, वैसे लिया, फिर पहले ऐसे किया, फिर इसको ऐसे किया, फिर इसको ग्रहण, इसको ऐसे कर लिया और फिर इसको अंदर ग्रहण कर लिया। अब देखिए ये तो हो गया अमीबा के अंदर। ठीक है, हमने पैरामीशियम के अंदर आपको बताया था, तो कुछ जो जीव होते हैं उसके अंदर क्या होती है, खाद्यदानी होती है। यानी खाद्यदानियाँ होती है जिसके द्वारा वो क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो अमीबा के अंदर एक नंबर का प्रश्न न्यू टाइप के अंदर पूछ लेता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर भी पूछ लेता है। ठीक है, प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर भी पूछ लेता है कि अमीबा में भोजन किस विधि द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो उसका उत्तर क्या होता है, देख लीजिएगा, अंतर्ग्रहण। ठीक है, क्या नाम होता है, अंतर्ग्रहण। आशा करता हूं कि आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, तो अच्छी बात है। लेक्चर को अगर नहीं समझ में आया कहीं से, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करने से पहले लेक्चर को थोड़ा रिवाइज करके देख लीजिएगा। अगर फिर भी समझ में ना आए तो फिर कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको कोई भी सूचना है वहाँ से मिल सके। ठीक है, अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर हम विभिन्न प्रकार के जो विभिन्न प्रकार की क्या है, अन्य विषयों के भी नोट्स डालते रहते हैं, क्विज डालते रहते हैं, जिससे कि आपको उसके अंदर क्या मिले, आपके ज्ञान में वृद्धि हो, वृद्धि नहीं बहुत ज़्यादा वृद्धि हो। आज विश्व योग दिवस है, तो आप सभी को विश्व योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है जी, उसके बाद में कुछ और कहने वाला रह गया। हाँ जी, बहुत बड़ी बात कहने वाली रह गई। हमारे लेक्चर को देखने के लिए और हमें अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यानी थैंक यू। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।